नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सीटेट एग्जाम अगस्त 2023 के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैराथन क्लास ये होने वाली है। यहाँ पर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं चलिए देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम कवर करेंगे NEP 2020, परख स्कीम के बारे में, निपुण भारत मिशन के बारे में और FLN मिशन के बारे में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट प्लस MCQ दोनों यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। 15 से 20 नंबर आपके इस क्लास से आपके पक्के होने वाले हैं। वीडियो को बस आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, समझना है। और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे NEP 2020 के बारे में। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में पहली शिक्षा नीति 1968 को पारित की गई थी। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि भैया पहली शिक्षा नीति आपकी कब आई थी, तो ये आई थी 1968 में। किसकी अध्यक्षता में आई थी, तो ये आई थी दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। आगे चलते हैं। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1968 में जो आई थी, ये आई थी इंदिरा गांधी जी के समयकाल में। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि जो पहली शिक्षा नीति आपकी 1968 में जो आपकी आई थी वो किसके समयकाल में आई थी, तो वो आई थी भैया इंदिरा गांधी जी के समयकाल में। क्लियर। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, पहली कब थी, 1968। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि लास्ट के जो दो डिजिट हैं ये 6 और 8, इसको पलट दीजिएगा। तो 8 और 6 हो गया, तो ये हो गई आपकी दूसरी शिक्षा नीति। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो दूसरी राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है वो आई थी 1986 में, राजीव गांधी जी के समयकाल में इसको लागू किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं पॉइंट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 2 बार संशोधन किया गया। कब किया गया, एक बार किया गया 1992 में और एक बार किया गया 2014 में। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी आपकी, उसमें कब कब संशोधन किया गया, तो आपका आंसर होगा एक बार किया गया 1992 में और एक बार किया गया 2014 में। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। इसके बाद तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई 2020 में लागू किया गया। ठीक है, तो जो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है ये आती है आपकी 29 जुलाई 2020 में। और इस समय कौन है आपके PM, तो वो हैं नरेंद्र मोदी जी। यहाँ पर लिखा है कि तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 नरेंद्र मोदी जी के समय में लागू की गई। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है यानी कि जो NEP 2020 है, ये जो है किसकी अध्यक्षता में आई है, तो ये आई है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको याद रखिएगा। ये एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, कौन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। NEP 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, तो जो आपका पहले नाम हुआ करता था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर ध्यान केंद्रित करना और भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। ठीक है, तो NEP 2020 का ये हो गया उद्देश्य, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10+2 की जगह जो नया पाठ्यक्रम यहाँ पर लागू होगा वो होगा 5+3+3+4 का। ठीक है, 5+3+3+4 का ये जो है अब नया पाठ्यक्रम यहाँ पर लागू होने वाला है। और वर्तमान में अभी जो सक्रिय पाठ्यक्रम है वो है 10+2। अब जो है 10+2 की जगह क्या लागू होगा, 5+3+3+4। क्लियर है। तो अब यहाँ पर हम 5+3+3+4 को समझते हैं। तो जो आपका 5 है वो है आपका ये फाउंडेशनल स्टेज, इसको क्या बोलते हैं, फाउंडेशनल स्टेज। इसको जो है दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है। एक 5 को तोड़ा गया है 3 में और एक तोड़ा गया है 2 में, यानी कि ये 5 को दो भागों में बांटा गया है। पहले जो बच्चा है वह 3 साल आंगनवाड़ी में अपनी जो है पढ़ाई करेगा, यानी कि पहले 3 वर्ष वह आंगनवाड़ी में शिक्षा प्राप्त करेगा
उसके बाद जो 2 वर्ष होंगे वह पहली क्लास और दूसरी क्लास में पढ़ाई करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो 5 हैं इसमें आपने 2 भागों में डिवाइड किया 5 को, 3 और 2 में। पहले 3 साल आंगनवाड़ी में पढ़ाई करेगा और अगले 2 साल कक्षा 1 और कक्षा 2 में। यहाँ पर बच्चे की जो उम्र होगी वो होगी 6 से 8 वर्ष। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अगला है 5 + 3। तो अब आ गया 3। तो ये जो 3 होगा इसमें बच्चा क्या करेगा, 3 से यानी कि 3, 4, 5 कक्षा 3 में, कक्षा 4 में और कक्षा 5 में पढ़ाई करेगा और इसकी जो उम्र होगी वो होगी 8 से 11 वर्ष के बीच में। क्लियर हो गया। ठीक है। उसके बाद जो अगला 3 आएगा उसमें बच्चा क्या पढ़ाई करेगा, कक्षा 6, 7 और 8 में। ठीक है, 6, 7, 8 में पढ़ाई करेगा और इसकी जो उम्र होगी वो यहाँ पर हो जाएगी 11 से 14 वर्ष के बीच में। ठीक है, तो 5, 3, 3 यानी कि 5 + 3 + 3 अब क्या बचा 4। ये आ गया आपका 4। ठीक है, यहाँ पर बच्चा पढ़ेगा 9th में, 10th में, फिर 11th में, फिर 12th में यानी कि इंटर में। ठीक है, और यहाँ पर जो बच्चे की उम्र हो जाएगी वो हो जाएगी 14 से 18 वर्ष के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा 5 + 3 + 3 + 4 का। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेज के जो नाम हैं ये भी आपको याद रखने हैं। पहली जो है 5 वाली स्टेज इसको फाउंडेशनल स्टेज बोला जाता है। अगली जो है 3 वाली इसको प्रिपरेटरी स्टेज बोला जाता है। फिर अगली 3 वाली जो है इसको मिडिल स्टेज बोला जाता है और 4 वाली ये जो है इसको सेकेंडरी स्टेज बोला जाता है। तो ये आपके नाम हैं, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। आगे देखते हैं एनईपी 2020 के बारे में और क्या दिया है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर एनईपी 2020 में कुल जीडीपी का 6% खर्च करने वाले हैं। ठीक है, तो कुल जीडीपी का 6% जो है एनईपी 2020 में खर्च किया जाएगा। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। एनईपी 2020 का जो उद्देश्य है 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% करना है। ठीक है, तो ये भी डाटा आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य बहुविषयक संस्थान बनाना होगा, जिनमें से क्या होगा, जिनमें से 3000 या इससे अधिक छात्र होंगे। ठीक है, आगे लिखा है कि तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 जो है ये 34 वर्षों के बाद वापस आई है। तो ये 34 वर्ष कहाँ से आ गया, जरा ये भी जोड़ लीजिएगा। पहली हमने आपको बताया था पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में। अब लास्ट के 2 डिजिट उल्टा कर दीजिएगा तो दूसरी आ जाएगी 1986 में। अब 86 के बाद जो आई है वो आई है 2020 में। तो 86 से लेकर 2020 तक का जो टाइम है वह है 34 वर्षों का। ठीक है, तो ये आई है 34 वर्षों के बाद में। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं एनईपी 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, ये भी देख लीजिएगा। 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे लिखा है कि डिजिटल डिवाइड को पाटने में मदद करने के लिए शिक्षकों को भारतीय स्थिति से संबंधित ऑनलाइन शैक्षिक तरीकों का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी कि ऑनलाइन बच्चों को कैसे पढ़ाना है इसका प्रशिक्षण भी शिक्षकों को दिया जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए शिक्षा का जो माध्यम है वह होगा मातृभाषा। यानी कि कक्षा 5 तक के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको हमें उनकी लोकल लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा में शिक्षा प्रोवाइड करानी है। ठीक है, और जो एनईपी 2020 के अनुसार जो पाठ्यक्रम है वह क्या होने वाला है 5 + 3 + 3 + 4 का। ठीक है, ये हम आपको अभी क्लियर करा चुके हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एनईपी 2020 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसमें भी देख लेते हैं क्या दिया है कि एनईपी 2020 का जो उद्देश्य है पाठ्यक्रम को लचीला बनाना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एनईपी 2020 का जो लक्ष्य है वह है 2030 तक का 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता व समावेशी शिक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। कब तक का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को
शैक्षिक पाठ्यक्रम को किस प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है? तो जो नया पाठ्यक्रम है 10+2 की जगह अब कौन सा आ गया है? पहले था 10+2, अब इसको हटाकर क्या आ जाएगा? 5+3+3+4। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी का फुल फॉर्म क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एनईपी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिसने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है वो यहाँ पर आंसर बहुत ही अच्छे से दे रहा होगा, उसके आंसर जो है गलत नहीं हो रहे होंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि एमएचआरडी का जो नाम बदल कर है वह क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदल कर रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस शिक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा देने की बात यहाँ पर कही गई है? तो मातृभाषा में अगर हमें शिक्षा प्रोवाइड करानी है तो ये करानी है कक्षा 5 तक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? तो ये की गई है 34 वर्षों के बाद। 1968 में आई थी, 1986 में आई, उसके बाद 2020 में आई। यहाँ जो गैप है ये है 34 वर्षों का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पढ़िएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो लक्ष्य है, किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो इसका लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 तक का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देता है? तो ये जोर देता है पाठ्यक्रम को लचीला बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। तो एनईपी 2020 के अनुसार जो है वह अधिगम कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए व्यवहारात्मक। ऑप्शन नंबर बी व्यवहारात्मक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। शिक्षा जो है कैसी होनी चाहिए? अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भैया? अन्वेषण प्रेरित होनी चाहिए और खोज उन्मुखी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की कितनी अवस्थाएं यहाँ पर बताई गई हैं? तो बताइएगा एनईपी 2020 की यहाँ पर कितनी अवस्थाएं यहाँ पर बताई गई हैं आपको? तो 4 अवस्थाएं आपको बताई गई थी, हमने आपको बताया था। एक थी आपकी फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है, एक थी आपकी प्रिपरेटरी स्टेज, एक थी आपकी मिडिल स्टेज और एक थी आपकी सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी यानी कि 4 अवस्थाएं यहाँ पर बताई गई हैं। क्लियर हो गया? तो ये सारा टॉपिक था आपका एनईपी से रिलेटेड। अब चलते हैं परक स्कीम के बारे में, यहाँ पर हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहला जो कॉन्सेप्ट था एनईपी का वो हमने क्लियर करा दिया है, उसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने आपको बता दिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो अभी काफ़ी लंबा चलने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अब देखते हैं यहाँ पर परक स्कीम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं परक स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि एनईपी 2020 वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले छात्रों के समग्र विकास पर केंद्रित है। अगला पॉइंट दिया है कि परख की जो शुरुआत है वह 11 सितंबर 2020 को 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना की घोषणा की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि परख जो आपकी स्कीम है इसकी जो शुरुआत है वह कब हुई थी? तो 11 सितंबर 2020 को हुई थी और ये जो आपकी स्कीम है ये 21वीं सदी की सबसे बेस्ट स्कीम मानी जाती है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया। आगे चलते हैं, परख का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, तो परख का फुल फॉर्म आपको याद रखना है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्या है भैया? परफॉर्मेंस
असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। यानी कि प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। ठीक है, याद रखना है आपको, फुल फॉर्म काफी पूछा जाता है। अगला पॉइंट दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि समग्र मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की जाएगी। उन्होंने गुणवत्ता और उद्योग से संबंधित शिक्षा प्रदान करने पर भी यहाँ पर जोर दिया है। तो किस पर जोर दिया है? गुणवत्ता पर और उद्योग से संबंधित शिक्षा पर। ठीक है, आगे चलते हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि जब आसपास के वातावरण के संबंध में शिक्षा दी जाती है तो छात्र व्यवहारिक ज्ञान विकसित कर सकता है। अगर हम वातावरण के अनुसार यानी कि वातावरण के संबंध में अगर बच्चों को शिक्षा हम देते हैं तो छात्र में जो व्यवहारिक ज्ञान है उसका विकास होता है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए मानक सेटिंग निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख स्थापित किया जाएगा। तो भैया परख जो है ये एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के रूप में इसको स्थापित किया जाएगा, ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। केंद्रीय सरकार ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रों का आकलन करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है। किस पर भैया? माध्यमिक वाले और उच्च माध्यमिक वाले जो बच्चे हैं उनका जो आकलन है उसके लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है, जो राज्य और केंद्रीय बोर्डों में एक रूपता लाने के लिए यहाँ पर लाई गई है। ठीक है, यह एनसीईआरटी की एक घटक इकाई के रूप में कार्य करेगा। इसे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण और राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण दोनों मिलकर इसमें जो है कार्य साथ में करेंगे। ठीक है, किसमें भैया? परख योजना में। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। परख योजना की शुरुआत कब हुई? तो परख योजना की जो शुरुआत है वह कब हुई थी बताइएगा, अभी हम आपको बता चुके हैं। तो इसकी जो शुरुआत है वह हुई थी 11 सितंबर 2020 में। ठीक है, 11 सितंबर 2020 को परख योजना की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि परख योजना की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वह कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। नोट कर लीजिएगा, वर्तमान में जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वह हैं धर्मेंद्र प्रधान, ये भी आपको याद रखना है। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, परख योजना को किस सदी में लागू किया गया? परख योजना को किस सदी में लागू किया गया? तो इसको लागू किया गया 21वीं सदी में। ऑप्शन नंबर बी 21वीं सदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। परख का फुल फॉर्म क्या है? बताइएगा, परख का फुल फॉर्म क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर गलत नहीं करना है। इसका फुल फॉर्म अभी हमने आपको बताया था। तो क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परख योजना को किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया? परख योजना को किस क्षेत्र के लिए यहाँ पर लागू किया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, सभी को पता होगा, शिक्षा क्षेत्र के लिए इसको जो है यहाँ पर लागू किया गया है। अगला प्रश्न बताइएगा, परख योजना के अंतर्गत किस शिक्षा को प्रदान करने पर जोर दिया गया है? किस शिक्षा को प्रदान करने पर यहाँ पर जोर दिया गया है, ये आपको बताना है। तो गुणवत्ता और उद्योग शिक्षा पर यहाँ पर जोर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी गुणवत्ता और उद्योग शिक्षा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर करा चुके हैं। परख योजना के अंतर्गत जब छात्र को आसपास के वातावरण के संबंध में शिक्षा दी जाती है तो छात्र के अंदर कैसा ज्ञान विकसित होता है? तो ये होता है व्यवहारात्मक ज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी व्यवहारात्मक ज्ञान उसके अंदर विकसित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास से आपके काफ़ी क्वेश्चन फंसने वाले हैं, तो रामबाण सिद्ध होने वाली है। इस क्लास को पूरा 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके 101% आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए मानक सेटिंग निकाय के रूप में
क्या स्थापित किया जाएगा? तो क्या स्थापित किया जाएगा मानक सेटिंग के रूप में? तो ये किया जाएगा परख को। ऑप्शन नंबर बी परख यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। तो यहाँ से आपका परख समाप्त होता है। अब बारी आती है निपुण भारत मिशन की। निपुण भारत मिशन बहुत पूछा गया था पिछली बार, बहुत एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए ये होने वाला है। और निपुण भारत मिशन का एक हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, जिन्होंने नहीं देखा है तो जाकर आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर हम आपको जितना करा रहे हैं उसको ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में फंस जाएंगे। ठीक है, तो निपुण भारत मिशन से बनने वाले सभी प्रश्न कॉन्सेप्ट प्लस MCQ हम आपको अब जो है कराने चल रहे हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है कि वर्ष 2020 में लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए निपुण भारत मिशन की शुरुआत यहाँ पर की गई। यानी कि NEP 2020 को जो है 2020 में यहाँ पर लाया गया था, उसी के बेहतर क्रियान्वयन के लिए निपुण भारत मिशन की भी शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा क्षेत्र में विकास के लिए निपुण भारत मिशन की यहाँ पर शुरुआत की गई। और ये शुरुआत कब की गई? तो ये शुरुआत की गई 5 जुलाई 2021 को। क्वेश्चन बनता है कि निपुण भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो आपको याद रखना है 5 जुलाई 2021 को। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बात करते हैं निपुण के फुल फॉर्म के बारे में। निपुण का फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो आपका ऑनलाइन एग्जाम जब से हुआ है उसमें काफ़ी पूछा गया था। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यानी कि संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल। तो इसका जो इंग्लिश वर्जन है ये आपको याद रखना है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, ये काफ़ी पूछा जाता है। अगला पॉइंट दिया है कि निपुण भारत योजना की शुरुआत भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है किसके द्वारा की गई थी इसकी शुरुआत? रमेश पोखरियाल निशंक उस समय जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। और अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत FLN मिशन की भी यहाँ पर शुरू किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन बनता है कि जो FLN मिशन है वह किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है निपुण भारत मिशन के अंतर्गत। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट। निपुण भारत योजना को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यहाँ पर लागू किया जाएगा। निपुण भारत योजना के अंतर्गत सभी बच्चे जो ग्रेड 3 में पढ़ रहे हैं उन्हें कक्षा के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में निपुण बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, यानी कि जो बुनियादी साक्षरता है, जो भाषाई ज्ञान है और संख्यात्मकता यानी कि जो अंक गणितीय ज्ञान है उसका डेवलपमेंट करना यहाँ पर इसकी प्रमुख प्राथमिकता है। ठीक है, जिससे उन्हें वर्ष 2026-27 तक पढ़ने लिखने व अंक गणित करने की जो क्षमता है उसमें जो है महारत हासिल हो सके। तो इसका जो लक्ष्य रखा गया है वह 2026 और 2027 तक का रखा गया है। क्लियर है? ये भी आप लोग याद रखिएगा। निपुण भारत योजना की जो मुख्य विशेषता है वह क्या है? 3 से 9 वर्ष के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा और उन्हें बेहतर बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर कितने वर्ष तक की बात कही गई है? 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, निपुण भारत योजना का उद्देश्य क्या है? कक्षा 3 से कक्षा 6 के छात्रों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान देना है, जिससे उनकी शिक्षा की नींव यहाँ पर मजबूत हो सके। कहाँ से कहाँ तक? कक्षा 3 से कक्षा 6 तक की यहाँ पर बात की जा रही है। किसमें भैया? निपुण भारत योजना में। ठीक है, आगे चलते हैं। निपुण भारत योजना के तहत मूलभूत शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। विद्यार्थियों को बेहतर बेसिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करके तैयार किया जाएगा। आगे दिया है कि निपुण भारत योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को देश भर के समग्र शिक्षा योजना के तहत 2688.18 करोड़ रुपए यहाँ पर प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। तो 2688 मोटा मोटा आप लोग याद रखिएगा, 2688 करोड़ रुपए यहाँ पर इसको प्रदान किए गए हैं। किसको? निपुण भारत योजना को। ठीक है, आगे चलते हैं।
निपुण भारत योजना का जो कार्यान्वयन है इसको देख लेते हैं। निपुण भारत कार्यक्रम को स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा 5 चरणों में यहाँ पर लागू किया जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि निपुण भारत जो कार्यक्रम है इसको जो है कितने चरणों में लागू किया जाएगा, तो 5 चरणों में यहाँ पर लागू किया जाएगा। ठीक है, अब ये 5 चरण कौन कौन से हैं इनको भी देख लेते हैं। या तो इनको चरण बोल दें या स्तर बोल दें, बात एक ही है। ठीक है, तो पहला होगा आपका राष्ट्रीय स्तर, दूसरा होगा राज्य स्तर, फिर होगा जिला स्तर, फिर आपका ब्लॉक स्तर आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा आपका स्कूल स्तर। ठीक है, तो ये 5 स्तर हैं, आपको याद रखने हैं। अब चलिए यहाँ पर बारी बारी से इनको देख लेते हैं। सबसे पहले है नेशनल लेवल मिशन यानी कि राष्ट्रीय स्तर। ये राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसका संचालन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा किया जाएगा। इसके अंतर्गत बच्चों को लर्निंग गैप्स असेसमेंट, लर्निंग स्ट्रेटजी, डॉक्यूमेंट्स बनाने, लर्निंग मैट्रिक्स तैयार करने जैसे कार्य यहाँ पर किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय स्तर। अब चलते हैं आगे, स्टेट लेवल मिशन यानी कि राज्य स्तर की बात कर लेते हैं। ये राज्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इस स्तर पर संचालन की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा विभाग की होगी। किसकी होगी भैया? स्कूल शिक्षा विभाग की यहाँ पर जिम्मेदारी होगी और इसके लिए जो है स्टेट रिपेयरिंग समिति का यहाँ पर गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? स्टेट रिपेयरिंग जो है समिति का यहाँ पर गठन किया जाएगा और राज्य स्तर पर कार्यान्वयन राज्य के सेक्रेटरीट हेड के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी कि जिला स्तर पर। ठीक है, इस योजना को जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसका जो संचालन है वह डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर करेंगे। जिला स्तर पर इस योजना को तैयार करने के लिए जिला शिक्षा यानी कि जो जिला शिक्षा जो ऑफिसर हैं उनकी कमेटी के सदस्य सीईओ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ऑफ हेल्थ आदि सदस्य यहाँ पर इसमें जो है नियुक्त किए जाएंगे। किसमें? जिला स्तर में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ब्लॉक लेवल पर यानी कि ब्लॉक स्तर पर। इस स्तर पर मिशन के कार्यान्वयन जो है ब्लॉक लेवल पर होता है। इस स्तर पर क्या होगा कि मिशन का जो संचालन करने और साथ ही इसकी निगरानी करने की जो जिम्मेदारी है वह एजुकेशन ऑफिसर और ब्लॉक रिसोर्सेज पर्सन की होती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं स्कूल स्तर की। तो इस मिशन का जो संचालन है वह कैसे होगा? संचालन जो है स्कूल और कम्युनिटी लेवल पर किया जाएगा। देश भर में शिक्षा अभियान से संबंधित जागरूकता फैलाने का कार्य जो है इस मिशन के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर मिशन के अंतर्गत स्कूल मैनेजमेंट, शिक्षकों और अभिभावकों के द्वारा भी यहाँ पर योगदान दिया जाएगा। ठीक है, इससे बच्चों की शिक्षा में सुधार लाने के लिए सभी को क्या करना होगा? इस मिशन के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। ठीक है, तो स्कूल स्तर पर यह कार्य किया जाएगा। तो ये हो गए आपके 5 स्तर। ठीक है, अब बात करते हैं निपुण भारत योजना को जो है सरकार के द्वारा कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो जो निपुण भारत मिशन है आपका, इसको जो है मुख्यतः 17 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये 17 भाग आपको याद नहीं करने हैं, केवल अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो केवल भाग पूछे जाएंगे और आपको बताना होगा कि 17 भागों में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो भाग हैं वो कुछ इस प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि पहला भाग है परिचय, यहाँ पर परिचय बताया गया है। दूसरा है मूलभूत संख्यात्मकता और गणित कौशल। तीसरा दिया गया है कि मूलभूत भाषा और साक्षरता को समझना। चौथा दिया गया है शिक्षा और सीखना, बच्चों की क्षमता और विकास पर ध्यान देना। ठीक है, तो ये हो गए 4। आगे देखते हैं, अगला है योग्यता आधारित शिक्षा की ओर स्थानांतरण। फिर है लर्निंग असेसमेंट। फिर है आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षक की भूमिका। उसके बाद 8वां जो है वह है राष्ट्रीय मिशन यानी कि पहलू और दृष्टिकोण। स्कूल की तैयारी हो गया आपका 9वां नंबर का। 10वां दिया गया है कि मिशन की सामरिक योजना। ठीक है, अगला है मिशन कार्यान्वयन में विभिन्न हितग्राहियों की भूमिका। अगला है SCERT और डाइट के माध्यम से शैक्षणिक जो हैं जो आपके साहित्यकार हैं इनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं दीक्षा, और फिर यहाँ पर दिया गया है एनडीआर का लाभ उठाना, डिजिटल संसाधनों का यहाँ पर भंडार, निगरानी और सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा।
फिर दिया गया है 15वें नंबर पर मिशन की स्थिरता, फिर है माता पिता एवं सामुदायिक जुड़ाव, और फिर आता है आपका अंतिम अनुसंधान, मूल्यांकन एवं दस्तावेजीकरण की जो है आवश्यकता। ठीक है, तो ये यहाँ पर 17 भागों में इसको जो है डिवाइड किया गया है। ये भाग आपसे नहीं पूछे जाएंगे, एक बार हमने मोटा मोटा आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चंस इसके करने होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निपुण भारत योजना को कब लागू किया गया? बताइएगा सभी लोग, गलत नहीं करना है आपको। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 5 जुलाई 2021 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब बताइएगा निपुण भारत योजना को किसके द्वारा यहाँ पर लागू किया गया, यानी कि किसने लागू किया था? तो ये किया था रमेश पोखरियाल निशंक ने। ठीक है, वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन जब निपुण भारत योजना को लागू किया गया था तब कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, अब बताइएगा निपुण का फुल फॉर्म क्या होगा? निपुण का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन बताइएगा निपुण भारत मिशन की मुख्य विशेषता क्या है? बताइएगा कि निपुण भारत मिशन की मुख्य विशेषता क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, पढ़िएगा और सही उत्तर का चयन करिएगा। तो इसकी जो मुख्य विशेषता है वह है 3 से 9 वर्ष के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा और उन्हें बेहतर बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत योजना का उद्देश्य क्या है? बताइएगा उद्देश्य क्या है यहाँ पर निपुण भारत योजना का? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो कक्षा 3 से कक्षा 6 के छात्रों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान यहाँ पर प्रदान करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा निपुण भारत योजना का लक्ष्य कब से कब तक यहाँ पर रखा गया है? तो हमने आपको बताया था कि ये रखा गया है 2026 से 2027 तक का। ठीक है, 2026-2027 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा निपुण भारत कार्यक्रम का संचालन किस विभाग के द्वारा किया गया है? बताइएगा किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो इसका जो संचालन है वह किया गया है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम का जो है यहाँ पर क्या किया गया है? संचालन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत कार्यक्रम किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया? किस क्षेत्र के लिए यहाँ पर लागू किया गया? तो शिक्षा क्षेत्र के लिए लागू किया गया, बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन बताइएगा निपुण भारत योजना का कार्यान्वयन जो है वो कितने स्तर पर किया जाएगा? स्तर यहाँ पर पूछे हैं। ठीक है, तो कितने स्तर पर यहाँ पर किया जाएगा? तो 5 स्तर हमने आपको बताए थे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 5 स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निपुण भारत योजना कार्यान्वयन के स्तरों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले आएगा आपका राष्ट्रीय, फिर राज्य, फिर जिला, फिर ब्लॉक, फिर स्कूल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा निपुण भारत योजना का क्या लाभ होगा? निपुण भारत योजना का क्या लाभ होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो निपुण भारत योजना से लाभ होगा कि यहाँ पर जो है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा, यही इससे लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा निपुण भारत योजना को लागू करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी? बताइएगा निपुण भारत योजना को लागू करने में किसकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर होगी? अभिभावकों की, तहसीलदार की, जिलाधिकारी की या फिर शिक्षकों की? तो ये तो तीनों गलत हो गए, सही क्या है? शिक्षकों की। तो इनकी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को?
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निपुण भारत योजना के अंतर्गत बच्चों का जो आकलन है वह किस प्रकार किया जाएगा। तो बच्चों का जो आकलन है वह किस प्रकार किया जाएगा, तो ये किया जाएगा विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके। विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके जो है यहाँ पर क्या किया जाएगा, बच्चों का आकलन किया जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, निपुण भारत योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी। तो बताइएगा किस एजेंसी के द्वारा यहाँ पर निपुण भारत योजना की जो है निगरानी यहाँ पर रखी जाएगी। तो ये रखी जाएगी नोडल एजेंसी के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोडल एजेंसी के द्वारा यहाँ पर जो है निगरानी रखी जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निपुण भारत योजना के अंतर्गत स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया है। स्कूल मॉडल जो है वह कितने महीने का रखा गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये रखा गया है 3 महीने का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 महीने का यहाँ पर ये रखा गया है स्कूल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निपुण भारत योजना के अंतर्गत स्कूल मॉडल के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी। तो किन्हें मदद मिलेगी ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर मदद जो मिलेगी वो मिलेगी बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद। ठीक है, तो बच्चों को प्री स्कूल जो शिक्षा है इसमें यहाँ पर मदद मिलने वाली है निपुण भारत योजना के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर पूछ लिया, भाग पूछे हैं, कितने भागों में हमने आपको बताया था 17 भागों में। तो ऑप्शन नंबर सी 17 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निपुण भारत योजना का लक्ष्य क्या है। निपुण भारत योजना का लक्ष्य क्या है ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग बताइएगा, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेड 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य यहाँ पर इसमें जो है रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निपुण भारत योजना को क्यों शुरू किया गया। निपुण भारत योजना को क्यों शुरू किया गया है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसको शुरू किया गया था किस वजह से, बताइएगा सभी लोग। 8 से 14 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक व संख्यात्मक कौशल की कमी के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निपुण भारत योजना को दिशा निर्देश करने के लिए किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। बताइएगा किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। तो इसमें जो भूमिका होगी वो होगी केवल अभिभावकों के साथ। तो जहां पर केवल दिख जाए वो तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बचा है। तो भागीदार और विशेषज्ञों के साथ परामर्श, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, निपुण भारत योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को देश भर में समग्र शिक्षा योजना के तहत कितने करोड़ रुपए प्रदान करने की मंजूरी दी है। तो ये दी गई है 2688.18 करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निपुण भारत योजना के अंतर्गत किस मिशन को लागू किया गया। तो निपुण भारत योजना के अंतर्गत किस मिशन को यहाँ पर लागू किया गया ये आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत आता है आपका FLN मिशन। FLN मिशन को यहाँ पर लागू किया गया है। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो FLN ही है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको अब बताने वाले हैं। तो यहाँ से आपका जो निपुण भारत मिशन है ये होता है समाप्त। और अब बात करेंगे, अंतिम टॉपिक होगा आज की क्लास का FLN मिशन। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सभी लोग, आप लोग लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं। आपके लिए इतना मैटर हम आपके लिए अच्छा लेकर आते हैं। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि और भी अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा सकें। तो सभी लोग लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं FLN मिशन की। इससे बनने वाले सभी प्रश्न डिस्कस करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है कि नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। सभी को पता होगा, ठीक है। निपुण भारत मिशन की शुरुआत किसके लिए की गई थी? एनईपी के लिए। और निपुण भारत कार्यक्रम की जो शुरुआत है ये हुई थी 5 जुलाई 2021 को। और इसी निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जो है आपका एफएलएन मिशन की शुरुआत की गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि एफएलएन मिशन की शुरुआत कब की गई, तब भी आपका राइट आंसर क्या होगा? 5 जुलाई 2021। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तब भी आपका आंसर होगा 5 जुलाई 2021, ठीक है। क्योंकि निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत ही एफएलएन मिशन आपका आता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। एनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था, फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल, ठीक है। अब आपका आता है एफएलएन। तो एफएलएन का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। क्या होता है भैया? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी कि मूलभूत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता यानी कि संख्यात्मक ज्ञान, ठीक है। क्लियर हो गया? तो एफएलएन का फुल फॉर्म आपको याद रखना है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। आगे चलते हैं। एफएलएन क्या है? तो एफएलएन एक प्रकार का एक जो है राष्ट्रीय मिशन है, जिसको भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी में यहाँ पर शामिल किया गया है। इसके तहत 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक जो है 9 वर्ष तक के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं, यानी कि सभी बच्चों को भाषा और गणित कौशल की शिक्षा प्रदान की जाएगी। 3 साल से जो 9 साल तक के बच्चे हैं, उनको भाषा की और गणित कौशल की शिक्षा यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। किसके द्वारा? एफएलएन मिशन के द्वारा, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। एफएलएन मिशन भारत के सभी राज्यों में लॉन्च किया जाएगा। जैसे कि आपका निपुण भारत योजना है वो लॉन्च की गई है, ऐसे ही एफएलएन मिशन भी सभी राज्यों में लागू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य वर्ष 2026-27 तक 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक आयु वर्ग वाले सभी बच्चों का समग्र विकास करना होगा। और इस एफएलएन मिशन को भारत सरकार की नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के निपुण भारत मिशन के अंतर्गत चलाया जाएगा, ठीक है। यानी कि चलाया गया है या फिर चलाया जाएगा, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, एनईपी से रिलेटेड है आपका निपुण, ठीक है। और निपुण के अंतर्गत आ जाएगा आपका एफएलएन, ठीक है। तो ये आपका क्रम है, ये सीरीज है, ये आपको नहीं भूलना है। एनईपी से रिलेटेड निपुण और निपुण के अंतर्गत एफएलएन मिशन, ठीक है। आगे चलते हैं। बुनियादी साक्षरता वह योग्यता है जिसके माध्यम से विद्यार्थी पढ़ने, लिखने, बोलने और व्याख्या करने में अर्थात अर्थ समझने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर बुनियादी साक्षरता क्या है इसके बारे में बताया गया है कि क्या है कि जिसके माध्यम से विद्यार्थी जो है पढ़ने में, लिखने में, बोलने में और व्याख्या करने में जो है यहाँ पर जो है सक्षम हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? आगे दिया है कि बुनियादी संख्यात्मकता क्या है। यहाँ पर देख लेते हैं। बुनियादी संख्यात्मकता वह योग्यता है जिसके माध्यम से विद्यार्थी संख्यात्मक विधियों और विश्लेषण का प्रयोग करके दिन प्रतिदिन की गणितीय समस्याओं को हल करने में सक्षम हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बुनियादी संख्यात्मकता। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? तो बुनियादी शिक्षा का जो मुख्य केंद्र है वह बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। किसका भैया? बुनियादी शिक्षा का, ठीक है। यानी कि अगर आपका बेस मजबूत होगा तो आप आगे चल के अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे और बहुत ही जो है अच्छे से अपना नाम रोशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि एफएलएन मिशन के तहत इन 5 क्षेत्रों में काम किया जाएगा। तो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इस मिशन के अंतर्गत आने वाले सभी छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की जाएगी और उनके लिए शिक्षक संसाधनों, शिक्षण सामग्री यहाँ पर प्रदान की जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? इस मिशन के अंतर्गत आने वाले सभी बच्चों को भाषा और गणित कौशल की मूलभूत शिक्षा प्रदान की जाएगी। किसकी भैया? भाषा की
और गणित कौशल की यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट तीसरा है, FLN में कोई भी कौशल सीखने के परिणामों में प्रत्येक बच्चे पर पूरी नज़र रखी जाएगी। ठीक है, तो पूरी नज़र यहाँ पर रखी जाएगी हर बच्चे पर। नेक्स्ट पॉइंट, FLN मिशन के अंतर्गत आने वाले सभी बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य यानी कि मानसिक स्वास्थ्य सहित यहाँ पर पोषण और स्वास्थ्य के बारे में सभी पहलुओं पर यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, अगला है पांचवा पॉइंट, इस मिशन के अंतर्गत आने वाले सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा के मूलभूत वर्षों में बच्चों तक पहुंचाने का कार्य यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके 5 क्षेत्र जिस पर यहाँ पर FLN मिशन जो है काम करेगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पर। ठीक है, बहुत ही छोटा है FLN मिशन का टॉपिक। तो FLN मिशन की शुरुआत कब हुई? तो अभी हमने आपको बताया था 5 जुलाई 2021 जब आपकी निपुण भारत मिशन की शुरुआत हुई थी, उसी के अंतर्गत आपका FLN मिशन भी शुरू हुआ था। तो 5 जुलाई 2021 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता योजना यानी कि FLN मिशन की शुरुआत किसने की? बताइएगा, FLN मिशन की शुरुआत यहाँ पर किसने की? तो ये की थी रमेश पोखरियाल निशंक ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, FLN का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइएगा, FLN का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये होता है FLN का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4, मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता की अवधारणा किस समूह के बच्चों पर लागू होती है? किस समूह के बच्चों पर लागू होती है बताइएगा जरा हमें। तो ये लागू होती है 3 से 9 वर्ष तक आयु वर्ग वाले सभी बच्चों पर जो है संख्यात्मकता की अवधारणा यहाँ पर लागू होती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना किसका उद्देश्य है? किसका भैया? भाषा का और गणित कौशल का, इसका निर्माण करना किसका उद्देश्य है, ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइएगा सभी लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ये है 2026 से लेकर 2027 तक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, FLN योजना भारत के कितने राज्यों में लॉन्च की गई? बताइएगा, FLN योजना जो है भारत के कितने राज्यों में लॉन्च की गई? तो सभी राज्यों में लॉन्च की गई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है? बताइएगा, बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही इसका मुख्य केंद्र है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, FLN योजना किस में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है? तो FLN योजना जो है वह किस में दक्षता हासिल करने के लिए राष्ट्रीय पहल है, ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो भाषा में और गणित कौशल में ये जो है अपनी दक्षता यहाँ पर क्या करेगा, हासिल करेगा, और ये जो है एक क्या है, राष्ट्रीय पहल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, FLN योजना के तहत कितने क्षेत्रों में काम किया जाएगा? तो अभी हमने आपको बताया था 5 क्षेत्रों में काम किया जाएगा। तो 5 क्षेत्र यहाँ पर बताए गए हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, FLN योजना का लक्ष्य क्या है? बताइएगा, FLN योजना का लक्ष्य क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेड 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, जो इतनी मेहनत हमने आपके लिए की है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और मैराथन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।